नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 11 के अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन का अध्ययन करेंगे। ये एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन करेंगे। गुरुत्वाकर्षण में हम सबसे पहले केपलर के नियमों के बारे में जानेंगे। तो इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो लगभग 2000 वर्ष पूर्व एक टॉलमी नामक वैज्ञानिक था। इस टॉलमी नामक वैज्ञानिक ने भूकेंद्रीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सभी ग्रह, सूर्य, तारे आदि पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, ये बताया था। और ये भूकेंद्रीय मॉडल सबसे प्राचीन मॉडल था, जिसमें कहा गया कि जो पृथ्वी है वो एक केंद्र पर स्थित है और उसके चारों ओर सभी ग्रह, आकाशीय पिंड, सूर्य, तारे इत्यादि चक्कर लगाते हैं। इसके लगभग 400 वर्ष पश्चात भारतीय खगोलीय यानी कि भारतीय वैज्ञानिकों, भारतीय खगोलज्ञों अर्थात वैज्ञानिकों ने भी इसके बारे में अध्ययन किया और उनमें आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने एक सूर्य केंद्र मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें सूर्य को केंद्र में माना और अन्य सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये सूर्य केंद्रीय मॉडल सबसे पहले आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उसके पश्चात लगभग 1000 वर्ष पश्चात एक और वैज्ञानिक आया, निकोलस कोपरनिक्स। इस निकोलस कोपरनिक्स ने सूर्य केंद्रीय मॉडल का पूर्ण विकसित मॉडल, इस सूर्य केंद्रीय मॉडल का पूर्ण विकसित मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें इसने कहा कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं।
उसके पश्चात टाइको ब्रे इस टाइको ब्रे नामक वैज्ञानिक ने कॉपरनिकस के सूर्य केंद्रीय मॉडल कॉपरनिकस की सूर्य केंद्रीय मॉडल का अध्ययन कर ग्रहों की स्थिति के बारे में विभिन्न आंकड़े प्रस्तुत किए, जिन्हें आधार मानकर टाइको ब्रे का एक शिष्य था केपलर। इस केपलर ने जिन्हें आधार मानकर केपलर ने ग्रहों की गति के 3 नियम प्रतिपादित किए। टाइको ब्रे नामक वैज्ञानिक का ही शिष्य था केपलर। टाइको ब्रे ने कॉपरनिकस के सूर्य केंद्रीय मॉडल का अध्ययन करके ग्रहों की स्थिति के बारे में विभिन्न आंकड़े प्रस्तुत किए, जिन्हें आधार बनाकर केपलर ने ग्रहों की गति के 3 नियम प्रतिपादित किए। तो केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित केपलर के नियम, जो 3 नियम प्रतिपादित किए, वो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 हम बात करें केपलर का प्रथम नियम। केपलर का प्रथम नियम, इस नियम को कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। केपलर का प्रथम नियम या कक्षाओं का नियम, इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तथा सूर्य उस कक्षा की यानी कि उसकी नाभि या फोकस पर स्थित होता है। तो केपलर का प्रथम नियम, कक्षाओं का नियम, इसमें कहा गया, केपलर ने कहा कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तथा सूर्य उसकी नाभि यानी कि कक्षा की नाभि या फोकस पर स्थित होता है। ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा है और ये सूर्य है।
तो ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा है और ये सूर्य है, इसके चारों ओर ये ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा की ये पॉइंट हैं P1 और ये P2। जब ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हुए सबसे निकटतम बिंदु पर होता है तो उस बिंदु को उपसौर बिंदु कहा जाता है। तो ये बिंदु P1 उपसौर बिंदु है। और जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ बिंदु पर होता है तो उसे अपसौर बिंदु कहा जाता है, अपसौर बिंदु कहा जाता है। और P1 से P2 यानी कि ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा की लंबाई है, जिसे दीर्घ अक्ष के नाम से जाना जाता है, 2a से प्रदर्शित करते हैं। और ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा की चौड़ाई है, जिसे लघु अक्ष से प्रदर्शित करते हैं। तो चक्कर लगाते हुए जब ग्रह सूर्य से सबसे निकटतम बिंदु पर होता है तो उस बिंदु को कहा जाता है उपसौर बिंदु, उपसौर बिंदु। और जब ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए सबसे दूरस्थ बिंदु पर होता है, उस दूरस्थ बिंदु को कहा जाता है अपसौर बिंदु कहा जाता है। तो बिंदु P1 पर जब ग्रह होता है तो वो सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, और P2 पर जब होता है तो वो सूर्य से सबसे दूरस्थ बिंदु पर स्थित होता है। केपलर का दूसरा नियम है द्वितीय नियम, क्षेत्रफलों का नियम। ये नियम कहता है, इस नियम के अनुसार केपलर का द्वितीय नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो केपलर का द्वितीय नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी ग्रह को, ये ग्रह है मान लो यहाँ से, और इस ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में, ये जो मान लो डेल्टा टी समय है तो यहाँ भी डेल्टा टी, तो मिलाने वाली रेखा है वो समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। अर्थात सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा है, उसकी जो क्षेत्रफलीय चाल है वो क्या रहती है, नियत रहती है। तो इस स्थिति में ये सूर्य को मिलाने वाली रेखा है जैसे SA, और ये डेल्टा टी समय अंतराल में ग्रह A से B पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो ये घेरा गया क्षेत्रफल हो गया SAB। अब वही ग्रह C बिंदु से और D तक पहुंचता है उसी समय अंतराल में, तो इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल CSD है। तो ये जो द्वितीय नियम कहता है हमारा केपलर का, वो ये कहता है कि क्षेत्रफल SAB बराबर होगा
क्षेत्रफल HCD, ये क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर। ये क्षेत्रफल और ये दोनों क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस नियम से ये भी स्पष्ट होता है, इस नियम से यह भी स्पष्ट होता है कि सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हुए ग्रह की कक्षीय चाल निरंतर परिवर्तित होती रहती है। जब ग्रह सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है तो इसकी कक्षीय चाल अधिकतम होती है तथा जब ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो इसकी कक्षीय चाल न्यूनतम होती है। तो केपलर के द्वितीय नियम से यह स्पष्ट होता है कि सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हुए ग्रह की जो कक्षीय चाल होती है वो निरंतर परिवर्तित होती रहती है। जब ग्रह सूर्य के नज़दीक होता है तो उसकी कक्षीय चाल अधिकतम होगी और जब सूर्य से दूर होगा यानी कि दूरस्थ बिंदु पर होगा तो उसकी जो चाल है कक्षीय चाल वो न्यूनतम होगी। केपलर का तृतीय नियम या आवर्तकाल का नियम, ये सूर्य है और ये ग्रह है और दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में जो लगा समय होता है वो उसका परिक्रमण काल या आवर्तकाल कहलाता है। तो ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक चक्र पूरा करने में लगा समय परिक्रमण काल या आवर्तकाल कहलाता है और इसे कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। तो ग्रह का जो आवर्तकाल या परिक्रमण काल जो होता है वो
ग्रह के द्वारा सूर्य का एक चक्र पूरा करने में लगा समय होता है। तो केपलर का तृतीय नियम क्या कहता है? केपलर का तृतीय नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार ग्रह का परिक्रमण काल टी का वर्ग दीर्घवृत्ताकार कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष, ये दीर्घ अक्ष होती है और इस दीर्घ अक्ष को हम 2a से डिनोट करते हैं और ये 2b लघु अक्ष होती है। तो दीर्घ अक्ष 2a, तो अर्ध दीर्घ अक्ष का मान क्या होगा? a। तो अर्ध दीर्घ अक्ष a के तृतीय घात के समानुपाती होता है। तृतीय नियम, केपलर का तृतीय नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार ग्रह का परिक्रमण काल t का वर्ग दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष a के तृतीय घात के समानुपाती होता है, अर्थात परिक्रमण काल का वर्ग टी स्क्वायर समानुपाती होता है अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात। तो टी स्क्वायर समानुपाती होता है a क्यूब। ये केपलर का तृतीय नियम होता है। अब केपलर के द्वितीय नियम की व्युत्पत्ति। केपलर का द्वितीय नियम कहता है, यानी कि केपलर के द्वितीय नियम अनुसार ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। अभी हम पढ़ के आए हैं। ये चित्र है, ये ग्रह है, किसी क्षण पर या किसी समय ए बिंदु पर है। डेल्टा टी समय पश्चात वो बी पोजीशन या बी बिंदु पर पहुंच जाता है। तो सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा के द्वारा ए से बी पॉइंट तक जब पहुंचता है तो जो कोणीय विस्थापन है वो डेल्टा थीटा है। तो चित्रानुसार माना कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है तथा सूर्य इसके यानी कि कक्षा के फोकस यानी कि नाभि पर स्थित है। माना किसी समय टी पर यानी कि किसी समय टी पर ग्रह कक्षा के बिंदु ए पर है, यहाँ है। बिंदु ए के सूर्य के सापेक्ष, इस सूर्य के सापेक्ष ध्रुवीय निर्देशांक हम मान लेते हैं क्या है? आर और थीटा है। अब
डेल्टा टी समय पश्चात ये ग्रह बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तो अब माना ग्रह कुछ समय अंतराल डेल्टा टी पश्चात बिंदु ए से बी पर पहुंच जाता है तथा अब जब ए से बी तक पहुंच जाता है तो ये जो कोणीय विस्थापन है वो कितना तय कर लेता है, डेल्टा थीटा, तथा कोणीय विस्थापन कोण ऑफ यानी कि बी एस ए, कोण बी एस ए बराबर डेल्टा थीटा। अब इस समय अंतराल डेल्टा टी में रेखा, ये सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा एस ए, फिर ए से ग्रह पहुंच जाता है बी पर, तो फिर ग्रह को और सूर्य को मिलाने वाली रेखा एस बी। तो इस समय अंतराल डेल्टा टी में रेखा एस ए और रेखा एस बी के मध्य जो बना क्षेत्रफल है वो कितना होगा। तो समय अंतराल डेल्टा टी में रेखा एस ए तथा रेखा एस बी के बीच का क्षेत्रफल या बीच का बना क्षेत्रफल कितना होगा, वो डेल्टा ए मान लेते हैं। डेल्टा ए बराबर वक्रीय त्रिभुज एस ए बी का क्षेत्रफल। अब इस वक्रीय त्रिभुज एस ए बी का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार हो जाएगा एस से ए, तो एस ए रेखा यानी कि एस ए इंटू ऊंचाई हो जाएगी ए से बी चाप, एस ए इंटू ए बी बराबर। अब हम चूंकि जानते हैं कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, तो कोण डेल्टा थीटा बराबर चाप ए से बी बटे त्रिज्या, ये आर है, ध्रुवीय निर्देशांक माने हुए हैं आर थीटा, तो आर, तो ए बी का जो मान है वो आया हमारे पास आर इंटू डेल्टा थीटा, और एस ए का मान हमें पता है आर, तो 1/2 इंटू आर डेल्टा थीटा। तो यह आ जाएगा डेल्टा ए बराबर 1/2 आर स्क्वायर डेल्टा थीटा। अब इसको 1 नंबर इक्वेशन दें। अब दोनों पक्षों में समय अंतराल डेल्टा टी का भाग दे दें, तो डेल्टा टी बराबर 1/2 आर स्क्वायर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। यदि समय अंतराल डेल्टा टी अत्यल्प हो तो लिमिट लेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, दोनों पक्षों का लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा ए बाय डेल्टा टी बराबर 1/2 आर स्क्वायर लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। अब चूंकि लिमिट ऑफ
डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी, और लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। तो इसे हम लिख सकते हैं डी ए बाई डी टी बराबर 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। अब चूंकि डी थीटा बाई डी टी ये कोणीय चाल हो जाएगी, रेखा यानी कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा की कोणीय चाल। तो अतः ग्रह व सूर्य को मिलाने वाली रेखा की जो क्षेत्रफलीय चाल है डी ए बाई डी टी बराबर 1/2 आर स्क्वायर, और डी थीटा बाई डी टी की जगह हम ओमेगा लिख देंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब ग्रह तथा ग्रह का सूर्य के केंद्र से गुजरने वाला अक्ष, अब ग्रह का सूर्य के केंद्र से गुजरने वाला अक्ष यानी कि घूर्णन अक्ष के सापेक्ष कोणीय संवेग ये होगा L बराबर आई ओमेगा। आई होता है जड़त्व आघूर्ण, तो ग्रह का जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा एम आर स्क्वायर, आर हो जाएगी ग्रह की कक्षा की त्रिज्या आर, और ओमेगा, तो ओमेगा कोणीय चाल, एम ग्रह का द्रव्यमान, आई जड़त्व आघूर्ण ग्रह का जड़त्व आघूर्ण, तो ये हो जाएगा, इसलिए आर स्क्वायर ओमेगा बराबर L/m, और ये इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 है डी ए बाई डी टी बराबर 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा, और समीकरण 3 है आर स्क्वायर ओमेगा बराबर L/m। तो डी ए बाई डी टी बराबर आ गया L/2m। अब चूंकि ग्रह का कोणीय संवेग L व द्रव्यमान m नियत है, ग्रह का कोणीय संवेग व द्रव्यमान क्या होता है, नियत। इसलिए ग्रह व सूर्य को मिलाने वाली रेखा की जो क्षेत्रफलीय चाल है, रेखा की क्षेत्रफलीय चाल डी ए बाई डी टी बराबर क्या होगी, नियत, क्योंकि एल भी कांस्टेंट राशि है, नियत राशि है, एम भी और दो संख्या भी, तो डी ए बाई डी टी क्या हो गई, एक नियत राशि हुई, यानी कि क्षेत्रफलीय चाल क्या होती है, नियत होती है। यही
केपलर का द्वितीय नियम या क्षेत्रफलों का नियम है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि केपलर का जो द्वितीय नियम है, केपलर का द्वितीय नियम या क्षेत्रफलों का नियम कोणीय संवेग संरक्षण नियम के तुल्य होता है। अर्थात आपसे पूछ लिया जाए कि केपलर का द्वितीय नियम कौन से संरक्षण नियम या सार्वत्रिक संरक्षण नियम के तुल्य होता है, तो ये होता है कोणीय संवेग संरक्षण नियम के तुल्य। धन्यवाद। इसे के आगे के पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी तक जिन भी विद्यार्थी साथी मित्रों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें